गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी पिछली क्लास में मैं पढ़ रहे थे हम पाठ एक कहानी है अभी जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से घर की चार दीवारी केवल घर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि मोहल्ले तक सीमित थी। कहने का भाव क्या था कि मोहल्ले के जो कुछ घर थे उनमें अपने घर की तरह अपनापन था और जहाँ बिना रोक टोक जाया जाता था, जहाँ आत्मीयता महसूस होती थी। तो लेखिका आगे कहती हैं कि आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लेखिका क्या कह रही हैं कि पहले हमारे समय में जो घर की चार दीवारें थी वो मोहल्ले तक घर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पूरा मोहल्ला अपने घर जैसा लगता था, अपनापन था। लेकिन आज के समय में हर कोई अपनी ज़िंदगी को खुद जीना चाहता है, यानी कि एक हम स्वयं केंद्रित हो गए हैं। तो उसने हमें क्या किया है, जो हमारा परंपरागत पड़ोस कल्चर था, पड़ोस कल्चर से क्या अभिप्राय है कि किस तरीके से पहले अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ कितनी आत्मीयता होती थी और कितना अपनापन होता था, और इसी के कारण जो हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। एक उसके अंदर एक नया उत्साह होता था, एक नया उल्लास होता था, खुलकर वो हंस सकता था, खुलकर अपनी बात कह सकता था। लेकिन आज हम स्वयं केंद्रित हो गए, और स्वयं केंद्रित होने के कारण, स्वयं केंद्रित का मतलब है अपने तक ही सीमित होकर रह गए। हमें अड़ोस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है। महानगरों में रहना, फ्लैट में रहना हम आज अपने गर्व का विषय समझते हैं, लेकिन इसके कारण क्या हुआ है कि हम अपने आप को संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है इस कल्चर ने हमें, कि पड़ोस कल्चर ना रहने के कारण हर कोई अपने आप को संकुचित, असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। जैसे इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। लेखिका किस लिए कह रही है कि क्योंकि उनकी जितनी भी कहानी थी, उनके जो पात्र थे वो सब उनके जो पड़ोस के साथी थे, वो ही उनकी कहानियों के पात्र थे। कारण क्या था कि उनका जो बचपन है अपने पड़ोस के मोहल्ले के काफ़ी लोगों के साथ बीता था, तो वही किसी न किसी रूप में उनकी कहानी के पात्र के रूप में जीवित हो जाते थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यानी कि लेखिका का जो उपन्यास है महाभोज, उसके जो महापात्र हैं उसमें लेखिका ने किसकी कल्पना की, जो उनके मोहल्ले के दास साहब थे। अनेक वर्षों के बाद भी लेखिका ने बहुत समय के बाद वो उपन्यास लिखा था, लेकिन उसके उपन्यास में जो पात्र थे वो उनके मोहल्ले के दास साहब ही थे। उनकी दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जब उस उपन्यास को लिखने का विचार आया तो उसमें जो उन्होंने पात्र बनाया उसको किससे जोड़ दिया, जो उनके मोहल्ले के दास साहब थे। तो इससे क्या पता लगता है कि आश्चर्य की बात है, लेखिका के लिए भी आश्चर्य की बात है कि कितने वर्षों पहले की बात है ये, कि जब वो वहाँ पड़ोस में रहती थी और जो दास साहब थे उनके पड़ोस में रहते थे। इतने समय के बाद भी लेखिका के उपन्यास में वह एकाएक जीवित हो उठे। तो लेखिका के लिए सुखद भी आश्चर्य था, सुखद आश्चर्य की बात थी, और आश्चर्य का विषय तो था ही। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। यहाँ इन्होंने अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया है कि उस समय लड़कियों की शादी कब होती थी, कि आयु होती थी 16 वर्ष और शिक्षा उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, यानी कि 10th क्लास पास कर ली। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ।
दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। यानी कि इनके पिता का ध्यान अब इनकी तरफ गया जब इनकी बहन का विवाह हो गया और दोनों भाई इनके आगे पढ़ाई करके बाहर चले गए। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़की को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। वे जमकर बहसें होती थी। यहाँ देखिए हुए पिता ने कहा है रसोई घर को भटियार खाना। भटियार खाने का अर्थ होता है जहाँ हमेशा भट्टी जलती रहती है। लेकिन और लेखिका के पिता चाहते भी नहीं थे कि लेखिका अपना अधिक समय भटियार खाने में यानी कि रसोई घर में बिताए। वो इसलिए कहा क्योंकि पहले आज के हिसाब से गैस इंडक्शन नहीं होते थे, उस समय चूल्हा ही होता था और लेखिका के पिता के घर राजनीतिक लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपना अधिक समय वहाँ बिताए, क्योंकि वो चाहते थे कि लेखिका जो राजनीतिक लोग उनके यहाँ आते हैं उनके पास बैठे और देश के गतिविधियों के बारे में जाने। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। क्षितिज बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी भी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ मैंने कखरा 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास उनका बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। मंथन का अर्थ होता है किसी भी बात को, किसी भी विचार को गहराई से सोचना समझना। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी कि लेखिका ने जो साहित्य पढ़ा उसका ये प्रभाव पड़ा लेखिका के व्यक्तित्व पर कि जो उनके पिताजी ने देश की गतिविधियों की, देश की स्थिति को जानने का जो सिलसिला शुरू किया था वो और अधिक
दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया और लेखिका ने अपनी सक्रिय भागीदारी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में शुरू कर दी। सन 46-47 के दिन थे, वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद का अर्थ होता है पागलपन या नशा, यानी कि हर युवा चाहता था कि अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, हड़तालें करवाना, जुलूस में शामिल होना हर युवक की ये उस समय इच्छा थी। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। लावा जानते हो आप, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ, और यहाँ लावे का अर्थ है रगों में बहता हुआ जोश, स्वतंत्रता के लिए बहता हुआ जोश। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। क्यों मचा हुआ था? क्योंकि पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। यहाँ से ही लेखिका की और लेखिका के पिता की वैचारिक टकराहट शुरू हो गई थी, क्योंकि लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका केवल घर में बैठे देश की स्थिति के बारे में, देश में होने वाली गतिविधियों के बारे में जाने समझे, और लेखिका के लिए अब ये मुश्किल था। लेखिका क्या चाहती थी? उनकी सक्रिय भागीदारी किसमें हो गई थी कि जो देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, प्रभात फेरियाँ निकल रही थी, जुलूस और निकल रहे थे, हड़तालें हो रही थी, तो लेखिका अब उन सब में भाग लिए बिना नहीं रह सकती थी, और ये लेखिका के पिता की इच्छा के विरुद्ध था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना, और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। यानी कि इन्होंने अपने पसंद से राजेंद्र यादव से विवाह किया था, जो कि एक अच्छे साहित्यकार थे और संपादक थे पत्रिका के, उनसे विवाह इन्होंने किया था, और इनके पिता ये नहीं चाहते थे। ये भी एक वैचारिक टकराहट का कारण रहा, क्योंकि आगे प्रश्न आएगा इससे संबंधित, तो ये दोनों कारण हैं इसमें। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और जीवन की धुरी, यानी कि उनका जीवन इसी के चारों ओर, इसी के इर्द गिर्द घूमता था, कि उनका मानना क्या था कि वो हमेशा चाहते थे यश लिप्सा, यश की हमेशा उनके मन में इच्छा रहती थी। उनका सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। लेखिका ने इसमें अपने पिता की विशेषता का वर्णन किया कि उनके पिता की विशेषता क्या थी, वो क्या थे? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा हो, उसका नाम हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो उठे। आग बबूला होना मुहावरा है कि और अधिक क्रोधित हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे चले गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब मुझे बुला लेना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं।
तुम लोगों की वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक अवाक करते होता है मौन चुपचाप। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर, और यह हकीकत थी। आगे आपके इसमें प्रश्न भी आएगा कि लेखक वो कौन सी घटना थी कि लेखिका को अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो इस घटना का वर्णन करना होगा आपको। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ कहते हैं बाजार का मुख्य चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के निहायत दकियानूसी का अर्थ होता है पुराने विचारधारा के, रूढ़िवादी मित्र ने घर आकर पिताजी की लू उतारना भी क्या है, मुहावरा। अच्छी खबर ली। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भवकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले आए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और ये वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो इससे पता क्या लगता है, हमें दोनों सोच का पता लगता है। हमेशा आपको बताते थे कि एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक। लेखिका के पिता के जो पहले मित्र आए थे उनकी सोच नकारात्मक थी, जिसके कारण लेखिका के पिता आगोबूला हो गए और लेखिका को बुरा भला कहने लगे और बहुत अधिक क्रोध में बैठे रहे। लेखिका के आने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब उनके दूसरे मित्र आए, जो सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी का नाम इसमें दिया है, उनकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम हुआ कि लेखिका के पिता को भी अपनी पुत्री के ऊपर, लेखिका के ऊपर गर्व महसूस होने लगा। तो इसलिए हमेशा हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह में प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। अंतर विरोध का मतलब कि अपने ही विचारों के एक दूसरे के विचारों में विरोधाभास होना। जैसे कि एक ओर तो वो विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे, दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। वो चाहते थे कि वो विशिष्ट भी बने और कुछ विशिष्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके पिता क्या चाहते थे कि आलोचनाओं का सामना नहीं करना चाहते थे और सजग थे अपनी सामाजिक छवि को लेकर। पर क्या यह संभव है? प्रश्नवाचक चिन्ह है ये कि लेकिन ये संभव नहीं है। विशिष्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना, लोगों की आलोचनाओं को सुनना ही पड़ता है।
क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के महीने में शीर अग्रवाल की को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो इसमें लेखिका ने क्या कहा है कि चिर प्रतीक्षित का अर्थ होता है, जिसकी चिर का अर्थ होता है लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तो लंबे समय से किसकी प्रतीक्षा थी? स्वतंत्रता की। तो लेखिका को, और लेखिका को नहीं बल्कि पूरे देश को इस चिर प्रतीक्षित खुशी की प्रतीक्षा थी, और जो हमें कब मिली, कब इसकी उपलब्धि हुई? 15 अगस्त 1947 को। तो इस पाठ में हमने लेखिका मनु भंडारी के स्वतंत्र विचारों के बारे में, किस तरीके से उनका बचपन बीता उसके बारे में पढ़ा, और इस पाठ का क्या संदेश है, क्या है। मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि इस पाठ का कि हमें हर परिस्थिति में जीना सीखना चाहिए। दूसरा क्या बताया था इसमें कि हमें अन्याय का, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। तीसरा क्या बताया था आपको कि हमें अपने अंदर जैसे भी परिवेश में रहते हैं, जैसे भी हमारे संस्कार होते हैं, ये सब अतीत तक, जो हमारा अतीत होता है वो आगे तक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अतीत को हम अपने अतीत को हम भुला नहीं सकते हैं। इसका पूरा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर आगे जाकर पड़ता है, और जब हमें इस चीज़ की समझ आती है तो चाहकर भी हम अपनी इन आदतों को नहीं भुला पाते हैं। इसलिए शुरू से ही हमें अच्छे संस्कारों के ऊपर, अच्छी सोच के ऊपर, अच्छे साहित्य पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हुआ आपका पाठ पूरा, और अब इसके पाठ से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।